क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, अगर कुछ ना मिला तो एक तजुर्बा ज़रूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए ईबीएस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आया हूँ। और इससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आप सभी को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या फिर 11 जुलाई। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर एक ऑप्शन है जो हमारा 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये चारों ऑप्शनों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि परीक्षा जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कि सिर्फ यही पूछे जाए जो आपने पढ़ा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर दिवसों से संबंधित आप लोगों ने हमारा अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लिए, तो आपका दिवसों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी ट्रिकों के माध्यम से मैंने दिवसों को समझाया है। ठीक है, तो आप उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें, और क्योंकि 3 वीडियो में मैंने उसको अपलोड किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन है क्या थे? एक पत्रकार थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे? बताना है कि जो स्वामीनाथन क्या थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वामीनाथन के बारे में आपको सभी को पता होगा कि क्या थे, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर नहीं पता हो तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन ही है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? बताना है कि जो WII है ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर देहरादून? बताइए क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो बताइए क्या इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देहरादून में, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष का नाम भी आप लोगों को याद रखना है कि इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं CK मिश्रा। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे किसको सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? बताइए सही आंसर का चयन करना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। किसे सोख लेते हैं? सभी को पता होगा कि जब पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो किसे सोख लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे वो। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जो उन उत्पादित होते हैं, उनको खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? बताइए सही आंसर का चयन करना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को। ये बी, सी या फिर डी? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांस भक्षी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतक भक्षी, मांस भक्षी नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? मृतक भक्षी। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? बताना है कि जो तप्त भौम जल है इससे किस प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? भौम तप्त ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, या वो क्या बोलते हैं, भूमि ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। बताना है कि जो 16 घास स्थल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश। बताना है, सही आंसर का चयन करना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, सभी को पता होगा ये कहाँ होता है, पश्चिमी घाट में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहाँ पर प्रजनन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेलापट्टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर प्रजनन करते हैं, नेलापट्टू में प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रश्नों का आप लोगों को लेवल ही लग रहा होगा कि हाँ सर ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए, अगर जो मिनी माता रोग है कैसी मछली को खा, मतलब उस मछली में क्या अधिक पाया जाएगा, क्या उसमें आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपयुक्त तो सभी ये पाए जाएंगे। बताना है आप सभी को, सही आंसर का चयन करना है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। सभी को पता होगा ये ऑप्शन नंबर बी, पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे ये देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का ह्रास अधिकतम निम्न में से किस पर हुआ है। बताना है कि ओजोन परत का ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर ऑप्शनों को देखें, या फिर भूमध्य रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आप लोगों को कि किस ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। ए में है एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरा लाल जी कानिया या फिर आर एस दास। बताइए कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एस आर दास थे क्या भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। बताना है कि जो रेड डेटा बुक है इसका संबंध किससे है। नदियों में प्रदूषण, घटता हुआ भूगर्भ जल स्तर या विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं, या फिर है वायु प्रदूषण। बताना है कि जो रेड डेटा बुक है इसका संबंध किससे है, नदियों के प्रदूषण से, कि जो घटता हुआ है भू जल स्तर जो घट रहा है, पानी का स्तर दिन ब दिन इसकी वजह से घट रहा है, मतलब इसको इससे संबंधित है, या फिर जो विलुप्ति के कगार पर जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब उनकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होते जा रही हैं, उससे संबंधित है, या फिर वायु प्रदूषण से। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, जो रेड डेटा बुक है ये किससे, विलुप्ति की कगार पर जो जीव हैं इससे से संबंधित इसका संबंध है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो रेड डेटा बुक है इसको क्या बोलते हैं, जो इसकी वो मुख्य क्या है, एक मिनट, मतलब जो रेड डेटा बुक है इसको कौन जारी करता है ये पूछा जाए तो इसको मतलब आप लोगों को बता देना है कि IUCN ये इसको जारी करता है। ठीक है, तो सभी को पता होगा रेड डेटा के बारे में, जो विलुप्ति की कगार पर जो जीव रहते हैं उनके बारे में इसका उसके बारे में इसमें बताया जाता है, जो विलुप्ति की कगार पर जीव रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। बताना है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष है महिला हैं। ठीक है, महिला याद रखना है, इनमें से कौन वर्तमान महिला हैं जो राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष हैं। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्ट और यस्मिनी आबाबार। बताना है कि सही आंसर क्या होगा, बताइए, सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेखा शर्मा है जो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि इसके पहले कौन थी, तो इसके पहले थी कुमार मंगलम। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, जैसे पूछ ले कि इसके पहले कौन थी तो कुमार मंगलम है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बताना है कि जो लोकसभा की और राज्यसभा की बैठक है किसके द्वारा आहूत की जाती है। बताना है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सांसद के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कौन आहूत करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं
वो करते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बताना है कि जो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, भाग 9 में, 6, 3 या 4। बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, किस में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 में क्या है, जो संविधान का भाग 9 है उसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जो 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे। बताना है कि जो 74वां संविधान है संशोधन, उसका संबंध किससे, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। सही आंसर का चयन करना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध किससे है, बताना है आप सभी को। तो सभी को पता होगा कि जो 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध किससे है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। बताना है कि कौन सी गैस है जो अगर वर्षा के पानी में घुल जाए तो वर्षा का पानी कैसा, अम्लीय हो जाएगा। बताना है, सभी को बताना है। क्या हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड है। तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर ऑक्साइड के घुल जाने से क्या होता है, जो वर्षा का पानी है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। बताना है कि जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। तो सही आंसर का चयन करना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है। अगर आपको एक एक करके सभी के मतलब सभी को पता होगा तो एक को आप अलग से निकाल लोगे कि हाँ कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। अगर उसको ही पता है तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। ठीक है, तो जैसे पूछें कि मान लो आयरलैंड से पूछा जाता तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, और जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। और जो क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। और उसके बाद में क्या है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, तो जो स्विट्जरलैंड से है तो स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, जो राष्ट्रपति पे जो क्या बोलते हैं, हाँ महाभियोग लगता है वो कहाँ से लिया गया है, जो स्विट्जरलैंड से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। कहाँ से लिया गया है विधि का शासन, ऑप्शन नंबर 2 है, विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। बाकी सबका बता ही दिया मैंने, और भी बता दिए जो एक्स्ट्रा थे, अमेरिका का भी बता दिया, अमेरिका का क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, और जो इंग्लैंड से बता ही दिया, एकल नागरिकता भी इंग्लैंड से ली गई है, और उसके बाद विधि का शासन भी इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद जैसे कि आयरलैंड से, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है वो भी बता दिया था, पहले ही बता दिया कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, सभी को मैंने डिस्कस कर दिया और उसके अलावा और को भी मैंने साथ साथ में बता दिया। ठीक है, जो भी इसमें पूछे गए थे उनको भी, और जो भी कुछ और भी पूछे जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है उनको भी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसको अधिसूची कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा का सचिवालय। बताना है कौन चुनाव हेतु अधिसूची जारी करता है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन अधिसूची जारी करेगा। सभी को पता होगा कि भारत का निर्वाचन आयोग ही जारी करेगा। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि वर्षा का जल संग्रहण क्या है। मतलब जो वर्षा का जल जो संग्रहण हो जाता है वह क्या है, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है, या फिर वर्षा जल का जमा और भंडारण है, पानी का विवरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो वर्षा का जल संग्रहण क्या होता है सभी को पता होगा, इसको तो मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वर्षा का जल जमाव भंडार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वर्षा का जल का जमाव और भंडारण जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। जो लोकसभा की जो प्रथम कार्यवाही होती है ना प्रथम घंटे में, उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या शून्य काल या प्रश्न काल। सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोकसभा का
प्रथम काल है उसे क्या बोले, प्रथम घंटे का काल है। सही आंसर बताना इसका। उसे कहते हैं क्या, शून्यकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको कहते हैं, जो लोकसभा की जो प्रथम घंटा होता है ना, जो प्रथम घंटा होता है उसे कहते हैं शून्यकाल, और जो राज्यसभा का प्रथम घंटा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए जैसे लोकसभा का प्रथम, तो लोकसभा का क्या बोलते हैं, शून्यकाल, और जैसे पूछा जाए राज्यसभा का, तो राज्यसभा का क्या होता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गेंडा संरक्षित कहाँ है। बताना है कि जो भारत में गेंडा है तो कहाँ पर संरक्षित होता है। तो जिम कार्बोनेट है ये। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखा है, तो कार्बोनेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क। सही आंसर बताना है कि जो अपना गेंडा है पर कहाँ पर संरक्षित है, कहाँ पर है। जिम कार्बोनेट में क्या है सभी को पता होगा, और कहाँ पर है ये भी आप लोगों को इन्हीं में से बताना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कहीं से भी। और जो अपने क्या बोलते हैं जो नेशनल पार्क है उनसे प्रश्न तो आना ही आना है, एक तो क्वेश्चन इनसे बनेगा ही बनेगा। तो बताइए कि गेंडा कहाँ पर है, गेंडा संरक्षित कहाँ पर है, सभी को पता होगा। ये असम में है। ठीक है, काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, असम में है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद में जैसे क्या है, जिम कार्बोनेट है, जो जिम कार्बोनेट ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, और सभी को पता होगा कि ये पहला है जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कार्बोनेट है। उसको पहले क्या बोलते थे, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसको बोला जाता था। जैसे फिर उसके बाद क्या है, बांदीपुर। बांदीपुर ये कहाँ पर है, सबको पता होगा, कर्नाटक में है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी कब, 1974 में। ये भी पूछा जा सकता है कि बांदीपुर जो नेशनल पार्क है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था और कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1974 में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। तो सभी को पता होगा कि गिर गुजरात में, कहाँ पर गिरना है, गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, जैसे गिर नेशनल पार्क पूछ ली जाए कि किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, जो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है तो ये किस लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये जितने भी नेशनल संबंधित प्रश्न हैं वो मैंने बता दिए, और जो मतलब मुख्य मुख्य थे उनको मैंने शामिल भी किया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। बताना है, सही आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता। पहले क्रम बताना है इसका कि अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये इसका सही आंसर होगा। पहले क्या होता है, उत्पादक। तो उत्पादक कौन है पूछा जाए तो उत्पादक होंगे पेड़ पौधे, और उपभोक्ता कौन होते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारा 24वां क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। बताइए कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है। प्रोपेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कि मीथेन। ये एथेन है और ये मीथेन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक है, ग्रीन हाउस में, सॉरी, कौन सी गैस ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। सही आंसर बताना है, कौन सी गैस उपस्थित रहती है। तो अब ये तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में इनका परसेंट भी बताया था कि कौन सी कितनी मात्रा में पाई जाती है, अगले अच्छे से समझा दिया था। अगर हर वीडियो को इतने एक्सप्लेन करने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे कि सर बहुत टाइम ले लेते हो। तो अब इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर वायुमंडल परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह क्या है। जो क्या पूछा जा रहा है कि वायुमंडल परिवर्तन में, ठीक है, वायुमंडल परिवर्तन में जिम्मेदार हैं, उसे क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, वनों के जलाने से हो रहा है, जो कृषि की क्रियाकलाप से हो रहा है, एरोसेल केन के उपयोग से हो रहा है, अधिक उपयोग कर रहे हैं, या फिर उपयोग सभी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सभी की वजह से जो मानव की गतिविधियाँ मतलब इसकी जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यू फार्म बेसी फैमिली की कौन सी फसल
बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बताइए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो कौन सी फैमिली की फसल है जो क्या उत्पन्न करती है? बायोडीजल उत्पन्न करती है। क्या जेटोफा है, कॉपर है, सर्फगंधा है, या फिर केडल नट टी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बी सी या फिर डी? बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जेटोफा। ठीक है, बायो डीजल के लिए कौन सी फसल को जाना जाता है? तो जेटोफा के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसीमम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, सभी को समझ में आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो भी आप लोगों को याद रखना है, वो भी पूछा जा सकता है कि पूछा जाए कि जैसे कि ओसीमम किसका वनस्पतिक नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी। ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी किसे बोला जाता है? तुलसी को बोला जाता है। ठीक है, और भारत में इसे पवित्र भी बहुत माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसे क्या कहेंगे? पीने योग्य पानी, अशुद्ध पानी, ताज़ा पानी, या फिर नल का पानी? तो इसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए। जो पीने के लिए पानी है उसको क्या बोलेंगे? पीने योग्य पानी। ठीक है, आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था और कारण, मतलब कौन सी गैस का रिसाव हुआ था ये बताना है। ठीक है, इस पर कारण तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बताइए कि 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी ना, तो वो कौन सी गैस रिसाव हुआ था, उसमें कौन सी गैस निकली थी वहाँ से? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? सही आंसर बताना है आप लोगों की कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। तो ये 1984 में कौन सी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि कब हुई थी ये, और क्या बोलते हैं, हाँ, कितने लोगों की जान गई थी। तो ये तो 1984 में हुई थी, और कम से कम कितने, 8,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस हुई थी, कब हुई थी, तो 1984 में। ये भी पूछ सकते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो किस सन में हुई थी, तो 1984 में, 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, और इसको जैसे शॉर्ट में पूछ लें कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो MIC। ठीक है, ये उसका नाम हो जाएगा। MIC गैस का रिसाव कहाँ हुआ था, तो भोपाल में। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पशु की त्वचा के बालों का प्रयोग ऊन निर्माण के लिए किया जाता है? ऐसे कौन सा पशु है जिसकी त्वचा पर बालों से ऊन का निर्माण होता है? भेड़, भैंस, हाथी, गीदड़? तो सभी को पता होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ऐसे भेड़ है जिसके त्वचा के बालों से क्या बनाया जाता है? ऊन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये 30 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज़ की, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें क्या कमी लगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं उसको ठीक करके आप लोगों को पेश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो करते ही जाइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।